press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पत्रकार आरजू काज़मी जी को और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट साजिद ताड़ा साहब, जो कि भारत और पाकिस्तान पे जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बाहर देखें, इस वक्त भारत जो है वो अमेरिका की टक्कर का कंट्री बन रहा है। जिस तरीके से पहले मैं हमेशा कहता था रीजनल पावर, लेकिन वो रीजनल पावर, मैं उसकी मिसाल ये देना चाहूंगा, अमेरिका के 3 उसमें डिस्ट्रॉयर हैं रेड सी में, भारत के 4 है। 7.7% उनकी ग्रोथ है। रोक के देख, यहाँ वॉशिंगटन डीसी में अगलों ने अमेरिका को जो वो घुटनों में दे लिया, जो उनका डायस्पोरा है। यहाँ उनको अमेरिकन नहीं मिल रहा, कोई जो बाइडेन के स्पीच राइटर, स्पीच लिखने वाला, वो भी भारतीय। तो उन्होंने प्रूव किया, लेकिन हाँ ये मैं बताना चाहूँ, उन्होंने प्रूव किया है तालीम के साथ। बिल्कुल, उन्होंने शौर के साथ अपने आप को प्रूव कराया दुनिया में। उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की है जिस तरह के मौलाना कर रहे थे। और मैं खुद इन चीजों के सख्त खिलाफ हूं। मेरा खुदा, मेरा मजहब, मेरा जाती मसला है, उसको मुझे सर ये डिफेंस एनालिस्ट हैं, ये डिफेंस एनालिस्ट कहलाते हैं पाकिस्तान में। कोई इनको एनालिस्ट कहते हैं, इनको क्या पता डिफेंस के स्पेलिंग क्या होते हैं। छोड़े पाकिस्तान के, मैं दुख होता है, सोचता हूँ हालात के, जब मैं देखता हूँ तो क्या हालात है वहां के, इन्होंने क्या डिफेंस करना है तो क्या। और आप कहते हैं डिफेंस एनालिस्ट है, इनके डीएनए में है फाइटिंग करना। आज तक किसी के खिलाफ खड़े हुए हैं ये? सर ये सिर्फ गजवाए हिंद के नारे लगाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते और कुछ नहीं करते। ये गजवा हिंद और जिहाद, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कारोबार के लिए। ये मजहब कारोबार है इनका, चंदे लेते हैं, तमाशे करते हैं। मैं 1000 दफा आपको मैंने, कौन सा किस मजहब की ये बात कर रहे हैं? 72 तो फिरके हैं आपके और 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं आपके, हम्बली, शाफी, मालकी, वो 4 तो स्कूल ऑफ थॉट है। किस पे यकीन करोगे भी, कौन सा ठीक है? आपने तो खुद अपने मजहब को पोल्यूट करके तो एक अजीब सा, एक गड़बड़ सा कर दिया ताकि लोग समझ ही ना सकें है क्या ये। मेरे जैसा बंदा को क्वेश्चन करे, कहते नहीं जी नहीं, ये तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, ये तो कुफर है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सर आपकी फील्ड जो है लॉ की, सर वहां से भी सर जजेस हमारे क्यों रिजाइन कर करके भाग रहे हैं? अभी तक 4 जा चुके हैं। उसमें आरजू देखें, सितम जरीफी तो यही है। मैं कहता हूं सबसे पहले काजी फाइज ईसा साहब अगर इस कौम के ऊपर एक मेहरबानी फरमाएं, ये बताएं सब सारी कौम को, ये जज किस तरह बने थे, इनको किसने बनवाया था जज। ये आपकी जो रूलिंग एलीट है अपने लोगों को प्लाट करती है। और यही आज दुख है। देखिए नकवी साहब के ऊपर भी उन्होंने रिजाइन दिया ताकि 18 लाख एक सुप्रीम कोर्ट के जज की पेंशन होती है। नौकर चाकर अलग मिलते हैं, परमानेंट गाड़ी भी साथ ले जा सकता है अपनी सुप्रीम कोर्ट का जज। और दूसरा, सारी जिंदगी के लिए बिजली फ्री है। तो वो फिर अब देखें ना, इसको कहते हैं पतली गली से निकल जाना। पहले माल बनाया, जब किसी ने पूछने लगा तो रिजाइन देके पतली गली से निकल गया और अपनी लॉ फर्म बनाएंगे भाई, बहुत बड़ी। तो बात खत्म हो गई रिजाइन करने से, कोई नहीं पूछने वाला। ये होगा इसी तरह। देखिए मैंने कल इस पे पता किया है। मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके जो जस्टिस एजाज है, उन्होंने रिजाइन क्यों दिया है? रिजाइन इसलिए दिया है कि उनके खिलाफ 2 रेफरेंस तैयार हो चुके थे। उनकी फाइलें पहले मौजूद हैं कि उनकी आमदन से ज्यादा असासे हैं उनके। दूसरा, उनकी आपके वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 के ऊपर बिल्डिंग है, जिसमें पाकिस्तान के हर करप्ट आदमी का फ्लैट है उसके अंदर, उसके ये वकील थे। और फिर सबसे बड़ी सितम जरीफी ये है कि वो जब सीडीए ने केस किया तो उसकी केस को सुनने के लिए उस बेंच के अंदर ये मौजूद थे। हालांकि सीडीए के जो वकील है प्राचा साहब, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था कि ये तो भाई उसका वकील रहा है, ये आप जज बन के केस किस तरह सुन सकता है। तो उन्होंने आगे से हंस के किसी ने कुछ नहीं किया था, बिल्कुल बैठे रहे उस बेंच के ऊपर। और दूसरा, आरजू मेरी नजर में ये इन सब के सबसे पहले तो काजी फायज ईसा साहब अगर मेहरबानी फरमाए, नेकी करें पाकिस्तान पे, इन सब के नाम ईसीएल में डालें, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे, ताकि ये टोरंटो ना भाग सके। मुझे लग रहा है टोरंटो बड़ी जल्दी उन्होंने पहुंच जाना है, मैंने यहां मिलना है इनसे। दूसरा, इनके ऊपर चाहिए यह कि इनके बच्चों की नेशनैलिटियां, इनके फॉरेन अकाउंट्स कौम को बताएं सब। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजों के, हर हाई कोर्ट के जज जो हैं, उनके बच्चों की नेशनैलिटियां, उनकी बीवियों की नेशनैलिटियां, उनके फॉरेन दौरे, ये सारे पब्लिक करें और बताएं कि ये किसकी सिफारिश पर भर्ती हुए थे, किसने इनको अपॉइंट किया था।
वो जो अभी रिसेंटली बगैर मेरिट के लोग कई आए हैं जो एलिवेट किए थे सिंध हाई कोर्ट से, उनके नाम भी बताएं कि इनके पीछे कौन कौन भाग रहा था। लेकिन ये किया तो तभी जा सकता है जो खुद कोई नेक दामन होगा, कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला होगा। इस वक्त तो सारा सर लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट के होते हुए भी आईएमएफ का लोन जो है इनको मिल गया है, तो उसमें यकीनन आर्मी चीफ का रोल रहा होगा जो इतने दिन अमेरिका बैठे रहे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपने सही उसका तजिया किया है। बिल्कुल आर्मी चीफ साहब गए हैं, सारी डीलें तो यहाँ करके गए हैं वो। और दूसरा मैंने आपको बताया कि इस वक्त आप चाइना का कैंप छोड़ चुके हैं। आप वो जो भारत के साथ थोड़ा सा सर्दबोरी हुई है रिलेशनशिप की, अमेरिका इंडिया, आप उसका फायदा उठा रहे हैं, आप उसको कैश कर रहे हैं, और यही उसकी वजह है। और दूसरा मैंने आपको बताया था, मेरी जिंदगी का मकसद है, मैं यहाँ पे अमेरिका में आईएमएफ के ऊपर केस करना चाहूंगा एज एन अमेरिकन, कि आपको पता था कि ये करप्ट कौम है और आप मेरा एज एन अमेरिकन मेरा खून पसीना इनको देते रहे आप, और ये टोरंटो और लंदन में प्रॉपर्टियां बनाते रहे। मैं इन पे केस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर, कि आपको पता है कि दुनिया की ये करप्ट ये कौमें हैं, आप इनको जाके पैसे देते, हमारे पैसे अमेरिकन के, और जाके आप इनको फ्रॉड में आप शामिल होते हैं, आप सारे इस कारोबार में शामिल, बाकी आईएमएफ शामिल है इसके अंदर। अब देखें, वो जो पैसे तो नहीं पहुंचेंगे। मैं कल भी कह रहा था किसी को कि जो ही आईएमएफ की मीटिंग किस्त की बात आती है तो इस वक्त लंदन, दुबई और टोरंटो की प्रॉपर्टियों में हिलजुल शुरू हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, वो तो पहले भी कभी नहीं गए। और अफसोस की बात यह है कि हर रिट कर देता कोई ना कोई वकील उठ के कहेंगे जी हम कंसर्न्ड सिटीजन हैं। लफ्ज ये एक मुहब्बे वतन शहरी है, इसने रिट कर दिए सुप्रीम कोर्ट में। कभी किसी शहरी ने ये रिट नहीं की कि आईएमएफ का जवाब दें, वो जो पैसे लिए वो किधर गए, उसका कोई पूछता नहीं। सितम जरीफी देखें आप। लेकिन आरजू देखें, आगे यहां से आगे जाने के लिए, बल्कि मुझे तो दुख हुआ है, अगले दिन मैंने आपकी हुसीना वाजद ने जो अगले दिन स्पीच दी है अपने इलेक्शन के बाद, उन्होंने भी वहां पे स्मार्ट कंट्री, स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट नेशन का जिक्र किया है। उन्होंने उसमें बात की है, उन्होंने कहा है कि हम अगली जनरेशन को स्किल्स, कंप्यूटर पढ़ा के आगे तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन मेरे मुल्क के हर बंदा ही गूंगा है, उनके मुंह से मैंने कोई दो लफ्ज नहीं कभी सुने कि अगली जनरेशन कहां जाएंगे। वो समझते हैं, दर हकीकत मेरे ख्याल में आपकी रूलिंग एलीट ये चाहती है कि ये यहां से भाग कर जाएं, दुनिया में जलील हो, पैसे भेजें ताकि हमारा कारोबार लंदन और टोरंटो में चल सके। ऐसा ही लगता है, बिल्कुल। लेकिन सर ये भी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन है 22 को, तो पहले तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था, सोनिया गांधी ने, कि हम शिरकत करेंगे। अब वो कह रहे हैं हम शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। आपको नहीं लगता कि ये कुछ गलत बात हो रही है वहां पर? देखिए, कांग्रेस जो है मेरे ख्याल में अगर देखा जाए, एक तो मोदी साहब ने परफॉर्म ठीक किया है। मैं ये बताना चाहूंगा कि बीजेपी या मोदी साहब की कामयाबी का सीक्रेट क्या है। सीक्रेट ये है कि एक तो उन्होंने परफॉर्म ठीक किया है, मैनेजमेंट अच्छी की है, उन्होंने टीम बिल्डर है, टीम अच्छी मिल गई है उनको। दूसरी उनकी लक ये है कि उनको अपोजिशन बड़ी बेवकूफ मिली। कांग्रेस जो है वो बिल्कुल उनके पास वो जिसको कांग्रेस में वो मैं देखता हूं उसका नाम रखा गया पप्पू, वो जो राहुल गांधी, उसको पप्पू जी कहते हैं, वो बिल्कुल पप्पू की तरह बिहेव करता है। उस देखें, कई दफा इन्होंने दूसरी पार्टियों को साथ लेके तो एक बनाने के कोलिजन बनाने की कोशिश की, कामयाब नहीं होते उसमें। और दूसरा मेरे ख्याल में तो इनको चाहिए था यूनिटी दिखाते, उसको जाते सारे उसको सेलिब्रेट करते, उसको मंदिर में जाते, क्योंकि देखिए मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज हिंदू, देयर इज द बिगेस्ट रिलीजन। तो मेरे ख्याल में तो जाना चाहिए था, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए था उसमें, कांग्रेस को और दूसरे लोगों को भी जाके पार्टिसिपेट करना चाहिए था। लेकिन ये फिर उनकी मर्जी है, पहले भी इसी तरह की हरकतें वो करते हैं, तभी वो सपोर्ट नहीं है लोगों उनके साथ। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो भारत की सबसे बड़ी लक ये है कि एक पार्टी के पास एक क्लियर मेजॉरिटी है और वो चीजें डिलीवर कर पा रहे हैं। जहां भी कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं, जिस तरह पहले कांग्रेस की गवर्नमेंटें आती रही हैं, जाती रही हैं, कोलिजन गवर्नमेंट होती रही हैं, वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाते थे। जिस तरह आजकल अमेरिका के अंदर है कि कांग्रेस जो है उसमें रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट है, वो कुछ भी डिलीवर कर नहीं पा रहे। ये बदनसीबी होती है कौमों की और फेल्योर होती है जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की। लेकिन इस वक्त मैं जो भारत की तरक्की का सीक्रेट में ये भी है कि बीजेपी इज स्ट्रांग और बीजेपी हैज अ वास्ट मेजॉरिटी इन इट, सो दे कैन डिलीवर थिंग्स। लेकिन सर कई लोगों का इंडिया से ये भी कहना है, भारत से, कि वो अगर पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है भारत की गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ। नहीं, पाकिस्तान के साथ देखें इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है
कि तकरीबन 1 साल लगेगा, 1 साल के बाद दोनों कंट्रीज जो हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पर कोई डायलॉग शुरू करेंगे। मैं दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशंस आर, दिस इज व्हाट माय इस तरह मैं खैर एक तो मैं देखें वो कहते हैं जो आप सोचना चाहते हैं आपकी सोचें भी उसी तरफ चाहती है। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो, ट्रेड करें, क्योंकि इस वक्त तरक्की सिर्फ ट्रेड के साथ ही हो सकती है। और मैं जहां तक जो माइंड सेट है नवाज शरीफ साहब का और जो माइंड सेट है आसम मुनीर साहब का, उसमें से मुझे नजर आता है कि दे आर इंटरेस्टेड इन। और दूसरी साइड पे थोड़ा इनको स्टेप अप होना पड़ेगा, दूसरी साइड पे एतमाद जो है वो कम है, इनको स्टेप्स लेने होंगे, सॉलिड स्टेप्स लेने होंगे इस तरफ कि उनको सेटिस्फाई किया जा सके। और दूसरी तरफ मैंने देखा है कि एक ग्रुप है, एक तबका है वहां पावर में जो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप जो है किसी न किसी तरीके से वो अच्छे बेहतर किए जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन और उनके पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पे डाल चुके हैं, जिसपे हमें आपका बहुत सारा प्यार मिला था, बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आए थे, इसलिए हमने इस वीडियो का सेकंड पार्ट डाला है। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा, आप जाके वो भी जरूर देखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।